पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा जल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीराइएस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग 25 नवंबर है और आज हम लोग इकोनॉमी में इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, असमानता और बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। और पूरा शेड्यूल हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डेली हम लोग का क्लास होता है 10 बजे रात में, ठीक है। तो आज से हमने आपके लिए एक नया तरह से पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें पीडीएफ तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे इमेजेस डाले गए हैं, फ़ोटो डाला गया है, पिक्चर। क्योंकि आपको पता है हम लोग का जो माइंड है दोस्तों, वो पिक्चर को ज़्यादा पकड़ता है और समझने का कोशिश करता है, जल्दी समझ में आता है पिक्चर फ़ोटो से, है ना? तो बताइएगा कि कैसा आपको क्लास आज का लग रहा है, लगेगा, ताकि क्या हमें उसी पैटर्न को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरा नाम राहुल बनवाल है और पीडीएफ भी हम जो आपको दे रहे हैं वो बाइलिंगुअल में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसी में लिखा हुआ है, ताकि जो बच्चे का इंग्लिश अगर कमज़ोर हो तो हिंदी को समझ के पढ़ लेगा, और जिसका हिंदी मान लो कमज़ोर है तो इंग्लिश को समझ के थोड़ा पढ़ लेगा। तो इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और हमने पिक्चर के थ्रू आपको बगल में पीडी खोला है एक पीडीएफ, जिसमें पिक्चर हमने ऐड किया है, ठीक है। और आपको बहुत आसानी से टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा आज का टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हम दे रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के दोस्तों कमेंट सेक्शन में है। तो सबसे पहले देखो, इनकम इनइक्वलिटी। तो फोटो से आपको पता चल जा रहा है कि गरीब के पास, जो पुअर है, ठीक है, उसके पास कम पैसा दिख रहा है, और जो रिच है उसके पास ज़्यादा पैसा है। तो सिंपल है, इनकम इनइक्वलिटी का क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे देखो गैप बहुत ज़्यादा है। गैप, गरीब देखो अगर और इतना पैसा कमाएगा तब इसके बराबर हो पाएगा, है ना? तो इनकम इनइक्वलिटी, आय का असमानता का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आय जो होगा, इनकम होगा, वो समान नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। तो इन इनकम इनइक्वलिटी रिफर्स टू द गैप। गैप होता है किस में, इनकम में, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जैसा आपको यहाँ भी फोटो में भी दिख रहा है। तो आय असमानता अमीर और गरीब के बीच आय के अंतर को दर्शाता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो भी इकोनॉमी में संपत्ति है वो अच्छे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ है। तो इट शोज डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एसेट एंड इनकम। यह आर्थिक संपत्तियों और आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, क्यों जो है भारत में या किसी भी देश में इनकम इनइक्वलिटी, आय में असमानता है। सिंपल सा बात है कि अगर हम बात करेंगे कि जो एसेट्स है, जो परिसंपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, और जो उनके अंडर में जो काम कर रहा है, ठीक है, मजदूर लोग, उसको पैसा कम मिलता है। तो जब किसी के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, किसी के हाथ में कम पैसा होगा, तो इनकम तो इनइक्वलिटी होगा ही, आय का समानता होगा ही। तो पहला कारण है कंसंट्रेशन ऑफ एसेट्स इन द प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र में के हाथों में परिसंपत्तियों का क्या होना, केंद्रीकरण होना। तो व्हेन ए लार्ज पार्ट ऑफ द नेशन वेल्थ इज ओन्ड बाय फ्यू प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी, जब देश की अधिकांश संपत्ति कुछ निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास केंद्रित होती है, तो इससे क्या होगा, तो चूंकि जो हमारा परिसंपत्ति एसेट है वो प्राइवेट सेक्टर में कंसंट्रेटेड है, कुछ लोगों में कंसंट्रेटेड है, तो उसका जो भी बेनिफिट होगा वो सब लोग तो नहीं ले पाएंगे, यही लोग ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा, लीड्स टू अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। जिसके कारण क्या होगा, साधनों और अवसरों में असमान पहुंच होता है। तो पहला हमारा कारण है अनइक्वलिटी का होने का, आय का इनइक्वलिटी होने का। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इनकम इनइक्वलिटी का बात करें। समाज में इक्वलिटी का बात नहीं करेंगे, अलग अलग कास्ट में इक्वलिटी है कि नहीं, जेंडर में है कि नहीं, उसका बात नहीं बोल रहा जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है अर्बन बायस इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि जो भी हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, निजी निवेश आता है दोस्तों, वो ज़्यादातर अर्बन बायस होता है, मतलब शहर में ज़्यादा वो
फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि शहर में ही आपको पता है उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, रोड है ना? मार्केट मिल जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, गाँव और शहर में इनकम में अंतर आ ही जाएगा। गाँव के लोग गरीब रहेंगे और कंपैरेटिवली शहर के लोग क्या रहेंगे, अमीर रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शहर में ज़्यादा है, वहीं पे इंडस्ट्री लगेगा, वहीं पे उद्योग लगेगा, वहीं पे फैक्ट्रियाँ लगेगी और मज़दूर जो है वो काम करने के लिए कहाँ जाएँगे? गाँव से शहर की ओर। जैसे देखो बिहार के गाँव से मज़दूर काम करने कहाँ जाते हैं? दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ये सब क्या है? अर्बन एरिया है। ठीक है? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोस्टली फ्लो टू द सिटी नॉट रूरल एरिया। निजी निवेश जो है मुख्य रूप से शहरों में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है। इट इंक्रीजेज द इनकम गैप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, जिसके कारण क्या होगा, शहर और ग्रामीण आबादी के बीच में आय का अंतर बढ़ता है। ठीक है? तो दूसरा कारण क्या हो गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है शहर में। पहला कारण क्या था कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही कंसंट्रेटेड है किसका, एसेट का, परिसंपत्ति का। तीसरा कारण है हाई इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स एंड सर्विस है, जो वस्तु और सेवा है दोस्तों, उसमें महंगाई होगा, मुद्रास्फीति होगा। तो मुद्रास्फीति क्या होगा, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, गरीब लोगों को। ठीक है? तो गरीब लोग ऑलरेडी कम पैसा कमा रहे हैं और अगर महंगाई बढ़ेगा तो इम्पैक्ट कौन किसको ज़्यादा होगा, गरीब को। अगर वीट का, गेहूँ का रेट या जो है हमारा आटा का रेट, ठीक है, अगर आपका बढ़ के हो जाए तुम्हारा 40 रुपीज़ से 100 रुपीज़, ठीक है, तो अंबानी अदानी को या बड़े जो लोग हैं जो 1-1.5 लाख महीना 2 लाख कमा रहे हैं उसको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई मजदूर है जो 100 रुपया महीना अगर कमा रहा था, 100 रुपये एक दिन का कमा रहा था, अगर आटा का रेट 40 to 100 हो जाएगा तो उसको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? तो इन्फ्लेशन होने से भी, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस का हो, सर्विस में जैसे कि एजुकेशन सर्विस है, अगर शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होने लगे या शिक्षा महंगा हो जाए, या फिर जो है सब लोग तो फ्री यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहे, जीरो आई चैनल के जैसा बहुत सारे कोर्स बेच रहे हैं लोग महंगा महंगा, तो उससे इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, जो पुअर होंगे, जो मिडिल क्लास के होंगे, लोअर इनकम में होंगे, है ना, निम्न आय वर्ग के लोग होंगे। तो हाई इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विस, तो इसके कारण क्या होगा, गरीब और अमीर की तुलना में, गरीब जो होते हैं अमीर की तुलना में ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अगर प्राइस हमारा बढ़ता है तो। ठीक है? क्लियर? तो इस तो प्राइस बढ़ेगा तो जो गरीब होगा उसका क्रय शक्ति कम कम हो जाएगा। पहले उसको 1000 रुपया एक दिन का मिलता था, ठीक है, या मान लो 500 रुपये मिल रहा है। इसी में मान लीजिए राशन 300 का लेके आता था, 300 का राशन में मान लीजिए उसको 4 किलो व्हीट मिल जाता था, गेहूँ मिल जाता था, 3 किलो चावल ले लेता था वो। ठीक है? लेकिन जब गेहूँ का रेट मान लो 20 रुपीज़ था, तब वो 4 किलो ले आ पाता था। कल को गेहूँ का रेट 20 से बढ़ के 40 हो जाए, तो क्या ये 300 रुपीज़ में 4 किलो गेहूँ लेके और बाकी चीज़ों को जोड़ के 300 में ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि 300 रुपीज़ में आप उतना सामान वो नहीं खरीद पाएगा। सिंपल बात है। जैसे-जैसे महँगाई बढ़ेगा तो जो आपके पास जो पैसा होता है, मनी होता है, उसका परचेज़िंग पावर घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि हम लोग के, मान लीजिए आपके दादा परदादा होंगे, ठीक है? मान लीजिए कुछ बहुत साल पहले जब वो, मतलब जब वो बूढ़े अपने रिटायरमेंट एज के में होंगे, तो मान लीजिए वो उन्होंने जो है एक संदूक में, एक बक्सा में 1 लाख रुपीज़ जो है वो 1 लाख रुपीज़ स्टोर करके रखा। ठीक है? कि चलो मेरा जब पोता बड़ा होगा, है ना, डॉटर या जो है हमारा ग्रैंड डॉटर बोल रहा हूँ, ग्रैंडसन, हाँ, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर जब बड़ा होगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम दे देंगे। एक बॉक्स में जमा करके इस तरह से रखे थे। अब बताइए ये जमा किए थे मान लीजिए 1970s में, फिर आप बड़े हो गए, आपको पता चला कि हाँ, मेरे दादाजी रखे हैं, तो आपको पता चला मान लीजिए 2025 में कि हमको 1 लाख रुपए यहाँ पे मिला। अब हमको बताओ, अभी उस समय जो 1 लाख रुपए से जो सामान खरीदा जा सकता था, अभी के रेट में आपको उतना खुशी होगा कि 1 लाख रुपए में क्या होता है अभी के रेट में? बहुत कम, ना के बराबर, है ना? लेकिन उस समय 1970 में 1 लाख का बहुत वैल्यू होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्यों जो है अच्छा खुश, उतना उतना खुश नहीं हुए? क्योंकि अब 1 लाख रुपए से उतना सामान आप नहीं खरीद पाएँगे। क्यों नहीं खरीद पाएँगे? क्योंकि चीज़ों का जो मूल्य है वो बढ़ गया, महँगाई बढ़ गया, चाहे गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है? तो इससे इम्पैक्ट ज़्यादा किसको होता है? गरीब को होता है, क्योंकि गरीब जो है एक ऑलरेडी जो है वो पैसा कम कमा रहा है। तो महँगाई जब बढ़ता है तो उसका इनकम उतना नहीं बढ़ता है जितना महँगाई बढ़ता है, इसलिए गरीबों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? महँगाई का, अमीर को उतना नहीं पड़ेगा। फिर तो पहला कारण क्या था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ है? शहर में। मतलब दूसरा कारण था, पहला कारण क्या था कि प्राइवेट सेक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। तीसरा कारण क्या था कि हमारा जो है महँगाई, और चौथा है कि मोर फोकस ऑन द कैपिटल इंटेंसिव वेज ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारा उत्पादन हो रहा है दोस्तों, वो कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है, मतलब जिसमें जो है हमारा पूंजी आधारित हमारा जो है उत्पादन हो रहा है। पूंजी आधारित मतलब बड़े-बड़े मशीन के द्वारा, ठीक है? उतना ज़्यादा लेबर को वो लोग नहीं रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए टाटा टाटा स्टील है,
या फिर कोई भी स्टील की कंपनी है तो उसमें ज़्यादा मशीन से ही बनेगा। लेकिन अगर कोई जूता बनाने का फैक्ट्री है या फिर मान लो हैंडीक्राफ्ट है जिसको हाथ से बनाया जाता है, या फिर मान लीजिए टेक्सटाइल है, कपड़ा जिसको बुनते हैं, तो आप देखिएगा उसमें ज़्यादा वो लेबर इंटेंसिव है। टूरिज्म सेक्टर है, पर्यटन का क्षेत्र, उसमें ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होगा, श्रम आधारित होगा, उसमें मशीन से उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं किया जाएगा। तो जब मशीन से उत्पादन करेंगे तो बेनिफिट किसको होगा? जो एम्प्लॉयर है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उद्योगपति, उसको होगा। मजदूर तो है ही नहीं, मजदूर है भी तो बहुत कम है, तो उसको उतना नहीं होगा। तो जितना भी पैसा कमाया जाएगा वो कौन रखेगा? उद्योगपति रखेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट। और गरीब जो है, गरीब का गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहीं अगर हम लेबर इंटेंसिव करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से क्या होगा? उनके हाथ में पैसा रहेगा, तो गरीब और अमीर के बीच में जो गैप होगा वो कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जब हम कैपिटल इंटेंसिव वेज ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, तो इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस करेंगे तो जॉब कम होगा, ठीक है। उद्योग मशीनों का अधिक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो रोजगार के अवसर कम होगा, ठीक है। अब और बेनिफिट किसको जाएगा? वो जो कंपनी का मालिक है उसको जाएगा, वर्कर तो वहाँ पे है ही नहीं, तो वर्कर को बेनिफिट नहीं होगा। तो ये 4 कारण थे जो ये बताता है कि इनइक्वालिटी जो है वो उसके होने का क्या कारण है, ठीक है। क्लियर है? क्या काउजेज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी को, ठीक है, तो वही मैंने बताया, एक लाइन में समझना है कि इनकम में अगर गैप होता है तो अपॉर्चुनिटी जो होता है वो गरीब के लिए कम हो जाएगा, अवसर जो होता है कम हो जाता है, चाहे वो उसका इनकम का अवसर हो या उसका एजुकेशन भी नहीं दे पाएगा, हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाएगा, और गरीब का वो गरीब ही रह जाएगा, और भी गैप जो है वो बढ़ेगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हम लोग तो बात पढ़ लिए कि भाई इनकम इनइक्वालिटी, आय का असमानता क्या होता है और क्यों होता है, वो तो आपको सबको पता चल गया। बहुत सिंपल टॉपिक है, सिलेबस है यूपीएससी का, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड में नहीं पढ़ना, बस समझते जाइए, पढ़ते जाइए और बार बार पॉइंट को रिवाइज करते रहिए। अब देखेंगे कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, आय का जो असमानता है, ठीक है, उसको मेजर करने का, उसको मापने का क्या विधि है? जैसे कोई भी चीज़ को हम बोल रहे हैं, मान लीजिए हम चेक करना चाह रहे हैं कि इस क्लास में कितने लोग तेज हैं, तो हम मार्क्स का क्राइटेरिया ले सकते हैं या फिर और भी कुछ ले सकते हैं। तो उसी तरह से हम अगर देखना चाहें कि किसी भी इकोनॉमी में कितना जो है इनकम का इनइक्वालिटी है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गिनी, है ना? गिनी नाम था, और दूसरा एक व्यक्ति थे लोरेंज। तो उन्होंने जो है गिनी कोफिशिएंट लेके आया और लोरेंज कर्व, तो एक कर्व बनाया, लोरेंज है ना, लोरेंज कर्व बनाया, लोरेंज वक्र बोलते हैं, हम देखेंगे उसको। तो उसके द्वारा उन्होंने गिनी का कोफिशिएंट निकाला। गिनी कोफिशिएंट से पता चलता है कि कोई भी इकोनॉमी में कितना जो है इनइक्वालिटी या असमानता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी निकालते हैं, सापेक्ष गरीबी निकालते हैं, तो उससे भी हमको इनकम इक्वलिटी के बारे में पता चलता है। और कैसे पता चलता है रिलेटिव गरीबी, सापेक्ष गरीबी कैसे पता चलता है? तो उसके लिए गिनी कोफिशिएंट हम लोग निकालते हैं, और उसके लिए हम लोग एक कर्व यूज करते हैं, और उस कर्व का प्रयोग करके हम लोग देख रहे हैं, ये लोरेंज कर्व है, लोरेंज कर्व का यूज करके हम लोग गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं, और गिनी कोफिशिएंट से हमको पता चल जाता है कि कितना इनकम इनइक्वालिटी है, आय का असमानता है। हम देखेंगे अभी बहुत डिटेल में, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट या गिनी इंडेक्स दोनों एक ही चीज़ है, जीनी गुणांक या जीनी सूचकांक बोलते हैं। तो अगर इसका बेसिक समझें तो इसको डेवलप किया था इटली के एक स्टैटिस्टियन थे, सांख्यविद थे और सोशलिस्ट थे, समाजशास्त्री, जिनका नाम था कोरैडो गिनी, 1912 में, इसीलिए नाम पड़ा उसका गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। क्या मेजर करता है गिनी कोफिशिएंट से? तो मैंने आपको बताया, इसमें इससे पता चलता है इनकम इनइक्वालिटी का, आय का असमानता के बारे में, कि आय का असमानता किसी भी इकोनॉमी में कितना है। तो जैसे देखो, ये कर्व है गिनी कोफिशिएंट का, तो एक तरफ देखिए ये एक लाइन है, दो लाइन है, ये वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस में हम लिख रहे हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन का परसेंटेज लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख रहे हैं कि कितना जो है इनकम है, इसमें क्या लिख रहे हैं? कितना इनकम है। तो वाई एक्सिस में हम लिख रहे हैं इनकम, ठीक है, और इसमें लिख रहे हैं पॉपुलेशन। तो अगर मान लो आप ऐसे करके, ये लाइन स्टेप से है, ठीक है, इस तरह से ये आपका 45 डिग्री का लाइन इस तरह से है, ठीक है। तो 45 डिग्री का लाइन होगा, मतलब 2% पॉपुलेशन के पास जितना भी इनकम है इकोनॉमी का, आय है, वो 2% है। 3-4% के पास 4% है, 10% के पास 10% है, 100% के पास 100% आय है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, क्योंकि इस लाइन में जो भी पॉइंट होगा उससे पता चलेगा कि जितना परसेंट हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, उतना लोगों के पास उतना परसेंट इकोनॉमी में पैसा है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई भी इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपया पैसा है, ठीक है, और उस इकोनॉमी में 50 या फिर 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं मान लीजिए। तो एक लोगों के पास 1 करोड़ पॉपुलेशन, एक 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 आदमी के पास 1 करोड़ पॉपुलेशन, समझ में आ रहा है? एक आदमी के पास 1 करोड़ पैसा होगा, 2 लोगों के पास 2 करोड़, 3 लोगों के पास 3 करोड़, 4 लोगों के पास 4 करोड़, इस तरह से, ठीक है।
अगर हम 10% पॉपुलेशन लेंगे तो उसके उसके पास पैसा कितना होगा 10%। 10% किसका 100 करोड़ का मतलब 10 करोड़। तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हुआ। अब देखिए एक ये लाइन है, ये लाइन है, ये वाला लाइन। तो ये जो लाइन है क्या बता रहा है? देखो अगर हम इसको और अच्छे से समझाएं, ठीक है, तो आपको ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी समझ में आ गया, जो यहाँ पे इससे जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मतलब ओरिजिन से शुरू होता है, 45 डिग्री पे रहता है, जिसमें पूरा बराबर होता है। इतना परसेंट के पास इतना परसेंट, इक्वल इक्वल होगा। 2% है तो 2%, 4%, 4%। ठीक, क्लियर। यहाँ पे देखो एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे सीधा। ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन देखिए आप, ये लाइन दिख रहा है आपको? ये लाइन देखिए। तो ये लाइन क्या बोल रहा है? ये लाइन ये बोल रहा है, देखो अब यही हम कर्व देखेंगे, बाकी अब कोई कर्व मत देखिए, कोई कर्व को मत देखिए, मिटा दीजिए सबको। ठीक है, इस कर्व का क्या मतलब है? यहाँ मतलब है कि जब हम ये पॉपुलेशन लेंगे, हमको तो इसमें देखना है ना। तो ये पॉपुलेशन ले रहे हैं तो देखो कोई भी पैसा इसके पास नहीं है, क्योंकि आप कर्व कहाँ ड्रॉ करोगे? अब यहाँ ड्रॉ करोगे, कोई पैसा नहीं। यहाँ पे देखिए कोई पैसा नहीं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं, यहाँ पे कोई पैसा, यहाँ पे कोई पैसा नहीं। अब मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो 100% है। 100% मतलब एक आदमी के पास कितना पैसा है पूरा इकोनॉमी का? देखो यहाँ तक एक आदमी के पास कितना पैसा है? पूरा पैसा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो आप एक पैरेलल लाइन अगर हम बनाएंगे, वाई एक्सिस को पैरेलल अगर एक लाइन इस तरह से बनाएंगे, तो ये लाइन जो हमको बताता है कि एक लोगों के पास पूरा इकोनॉमी का पॉपुलेशन है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। जो ये बोलता था कि कितने परसेंट के पास कितने परसेंट, 2 के पास 2, 4 के पास 4, 5 के पास 5, 10% के पास 10%, 90% पॉपुलेशन के पास 90% इकोनॉमी है का पैसा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इनइक्वलिटी। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वलिटी। लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वलिटी, असमानता का आदर्श रेखा। ठीक है, असमानता का ये आदर्श रेखा है और ये समानता का आदर्श रेखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ना तो कभी किसी इकोनॉमी में 100% सब वो इक्वालिटी होगा इनकम में, ना ही किसी भी इकोनॉमी में 100% इनइक्वलिटी होगा। जो कर्व बनता है वो आपका इस तरह से बनता है। ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी समझ लीजिए इस लाइन को। ठीक है, तो कर्व जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा कर्व? इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ये हो गया लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वलिटी। ना तो लाइन ऐसे बनता है ना ऐसे बनता है। किसी भी इकोनॉमी में जब आप कैलकुलेट कीजिएगा कि 1% के पास कितना है, 1% के पास 2% के पास कितना, ऐसे करके, तो एक आपका लाइन इस तरह से आएगा। ये जो लाइन होता है वो परफेक्ट इक्वालिटी और परफेक्ट इनइक्वालिटी के लाइन के बीच वाला होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए ये लाइन जो है जितना इसके नज़दीक जाएगा, ये कौन सा लाइन है? ये है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, इक्वालिटी का लाइन है। तो ये जब जितना इसके नज़दीक जाएगा, इसका मतलब वो इकोनॉमी उतना इक्वल हो रहा है। और ये लाइन जितना इस लाइन से दूर जाएगा, मतलब इसके इस लाइन के जितना ये वाला जो लाइन है, मतलब लाइन नहीं है, कर्व है, ये नीचे जाए मतलब इसके नज़दीक जाएगा, उतना हमारा इनइक्वलिटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम सिंपल सा जो है आपका ये लाइन के बारे में पढ़ सकते हैं। ये हो गया परफेक्ट इक्वालिटी का लाइन। ठीक है, और ये हो गया परफेक्ट इनइक्वलिटी का लाइन, और ये हो गया प्रैक्टिकल लाइन, मतलब जो हम किसी भी इकोनॉमी का बनाएंगे। ठीक है, जो इक्वालिटी का लाइन हो गया, ये इनइक्वलिटी का लाइन हो गया, परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इनइक्वलिटी, और ये हो गया कर्व। ठीक है, तो जितना ये वाला जो कर्व होगा, जितना इसके नज़दीक होगा, इसका मतलब ये जो एरिया होगा वो कम होगा। होगा कि नहीं होगा? ये लाइन अगर यहाँ है तो एरिया यहाँ होगा, ये लाइन जितना दूर जाएगा तो एरिया देखो बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जो कर्व होगा जितना इक्वालिटी लाइन की तरफ जाएगा उतना इकोनॉमी में इक्वालिटी होगा, असमानता होगा इनकम में। और जितना उससे दूर जाएगा कर्व, ये कर्व अगर यहाँ चला जाए और इनइक्वलिटी लाइन के नज़दीक आ जाए, तो उतना जो है वो क्या होगा? इनइक्वलिटी होगा। ठीक है, तो आप समझ में आपको आ गया कि लोरेंज कर्व जो है वो क्या बता रहा है कि कोई भी इकोनॉमी में कितना जो है इनकम में इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो लोरेंज कर्व का यूज करके ही कैलकुलेट किया जाता है। लोरेंज कर्व का यूज करके ही जो है बताया जाता है, गिनी कोफिशिएंट जो है कैलकुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो देखो ये हमारा परफेक्ट, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया परफेक्ट इक्वालिटी का लाइन। कर्व जो है मान लो इस तरह से आया। तो इसको वो नाम दे दो ये हो गया परफेक्ट इनइक्वलिटी का लाइन।
तो ये वाला एरिया होगा ए, ठीक है, और ये वाला एरिया होगा, ये वाला मतलब ये वाला, ये पूरा एरिया बी, क्या होगा, बी, ठीक है, समझ में आया। तो गिनी कोफिशिएंट क्या बताता है दोस्तों, गिनी कोफिशिएंट जो होगा, गिनी कोफिशिएंट बराबर होगा ए बाई ए प्लस बी, दिख रहा है। ए क्या हुआ, ए हुआ कि जो कर्व है और जो इक्वल परफेक्ट इक्वालिटी का लाइन है, दोनों के बीच में कितना एरिया है, वो ए हुआ। और ये आप समझ में, बी क्या है, जो परफेक्ट इनइक्वलिटी का जो लाइन है और जो हमारा कर्व है, उनके बीच में क्या एरिया है, वो हो गया बी। तो ए बाई ए प्लस बी हो जाएगा गिनी कोफिशिएंट। अब देखिए, हमने बोला था, जो आपको बताया था कि ये हमारा लाइन है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट इक्वालिटी का लाइन, और ये हमारा कर्व हो गया। ये कर्व जितना नज़दीक जाएगा उतना ए हमारा क्या होगा, कम होगा, मतलब गिनी कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, उतना कम होगा। जब हमारा ये वाला जो कर्व है, ये पूरा इसमें सट जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला ए बराबर 0 हो जाएगा। अगर पूरा सट जाएगा तो पूरा खाली हो गया ना। जैसे ये देखो, ये कर्व है, ठीक है, ये लाइन है, ये वाला लाइन, ये जो कर्व है जितना उसे दूर जाएगा उतना हमारा ए क्या होगा, बढ़ेगा, एरिया उतना बढ़ेगा, ठीक है, तो उतना गिनी कोफिशिएंट बढ़ेगा। इसका मतलब गिनी कोफिशिएंट अगर बढ़ रहा है तो इनइक्वलिटी बढ़ रहा है, गिनी कोफिशिएंट अगर घटेगा तो इनइक्वलिटी घटेगा। अगर ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व है, ठीक है, अगर ये पूरा इस तरह से बन जाए, हॉरिजॉन्टल परफेक्ट इक्वालिटी में आ जाए, तो जो एरिया होगा ए बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो गिनी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए बराबर 0 हो जाएगा। तो गिनी कोफिशिएंट अगर 0 होगा, इसका मतलब वो इकोनॉमी में इनइक्वलिटी, असमानता नहीं है। अगर गिनी कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, 1 कब होगा, 1 तब होगा जब हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होगा, मतलब ए बाय ए प्लस बी बराबर होगा। और ये कब बराबर होगा, जब हमारा बी बराबर 0 होगा, तब ए और ए कट जाएगा। इसका मतलब तब बी बराबर 0 करिए, तो देखो बी क्या था, बी क्या था दोस्तों, देखो ये था आपका बी, बी था। तो बी को 0 करना है, बी को 0 करना मतलब ये जो लाइन होगा, ये जो कर्व है, वो ऐसे हो जाए, क्योंकि देखो बी एरिया किसके बीच में है, ये आपका कर्व के बीच में और आपका परफेक्ट इनइक्वलिटी के लाइन के बीच में। तो जब बी 0 कब होगा, जब दोनों के बीच में एरिया क्या होगा, 0। इसका मतलब जो कर्व जो है अगर सीधा बन जाए, तब हम बोल सकते हैं कि बी 0 हो जाएगा। और कर्व जो है सीधा बनने का क्या मतलब हुआ, सीधा बनने का ये सीधा किस चीज़ का लाइन है, वो है लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वलिटी। किसका लाइन है, लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वलिटी, मतलब असमानता का वो परफेक्ट आदर्श असमानता का लाइन है। समझ में आया। तो गिनी कोफिशिएंट कितना हो जाएगा उस केस में, 1। तो गिनी कोफिशिएंट अगर आपका 1 होता है, तो हम बोलेंगे क्या कि हमारे कि उस इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा क्या है, इनइक्वलिटी है। और गिनी कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे, उस इकोनॉमी में इनइक्वलिटी नहीं है। तो ये दोनों आदर्श केस है, ना तो 0 होगा, ना तो कोई ना कोई इकोनॉमी में, ना तो पूरा रूप से वो इक्वालिटी हो सकता है इनकम में, ना तो पूरा रूप से इनइक्वलिटी होगा, दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट का जो रेंज होगा वो कितने के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होता है। समझ में आ गया, सिंपल है। चलो, तो गिनी कोएफिशिएंट मेजर कैसे करते हैं कि एरिया निकाल लेते हैं कि जो हमारा कर्व है, और जो हमारा लाइन है, ये लाइन जो है उसके बीच में कितना एरिया है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा। और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल एरिया मतलब ए प्लस बी से, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये है, तो इसका 0 से 1 के बीच में होता है। तो अगर मान लीजिए गिनी कोएफिशिएंट बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उतना इकोनॉमी में क्या हो रहा है, असमानता बढ़ेगा। और गिनी कोएफिशिएंट ज़्यादा होने से क्या होगा, असमानता बढ़ेगा, मतलब गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है, जो खाई है, जो दरार है, जो अंतर है, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो लोरेंज कर्व हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। तो ये लोरेंज कर्व क्या बता रहा है, लोरेंज कर्व ये बता रहा है ये कि कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो कितना परसेंट इनकम जो है वो कमा रहा है, इनका रेशियो के बीच में। और गिनी कोफिशिएंट जो है, हम लोग ये लोरेंज कर्व का भी यूज करके, इसको लोरेंज कर्व बोलते हैं, ये जो आप लाइन बना रहे हो ना, ये लोरेंज कर्व है। तो लोरेंज कर्व का यूज करके जो है हम लोग निकाल लेते हैं क्या, गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या दिखाएं, एक्स एक्सिस में हम लोग पॉपुलेशन दिखा दिए, ठीक है। और वाई एक्सिस में हम लोगों ने क्या दिखाया, और वाई एक्सिस में हम लोगों ने क्या दिखा दिया, परसेंटेज ऑफ इनकम दिखा दिया, क्लियर है। तो लोरेंज कर्व आपको मैंने बता दिया। तो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी जो हुआ वो 45% होता है, 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, क्लियर। लोरेंज कर्व हमेशा जो होगा वो नीचे, ऐसा तो नहीं होगा लोरेंज कर्व, ऐसे तो नहीं, उसके ऊपर तो नहीं जा सकता है, क्योंकि ये आइडियल है ना, ये तो आइडियल है, आदर्श है। तो कोई व्यक्ति आदर्श जो होता है उसके नीचे ही तो होगा। महात्मा गांधी को आप आदर्श बनाओगे तो महात्मा गांधी से ग्रेट नहीं ना बन जाओगे आप। समझ में आ रहा है। तो जितना हमारा
कर्व जो होगा वो आपका परफेक्ट इक्वालिटी के नज़दीक होगा। इसका मतलब वहाँ पे असमानता जो है वो कम है, और जितना दूर होगा लोरेंज कर्व परफेक्ट इक्वालिटी से उतना हमारा इनइक्वालिटी जो होगा असमानता अधिक होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एरिया यूज करते हैं a/a+b, वही हमने आपको बता दिया। और कब हमारा ए जीरो होगा, ए जीरो कब होगा, जब हमारा परफेक्ट इक्वालिटी हो जाएगा की तरफ आ जाएगा, गिनी कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा। और जब हमारा ए बराबर 1 होगा, कब होगा 1, जब हमारा परफेक्ट इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद जो है हम लोग एक और इंडेक्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हूवर इंडेक्स। क्या बोलते हैं? हूवर इंडेक्स। इसको हूवर इंडेक्स, रॉबिन हुड इंडेक्स भी बोला जाता है, इसको स्कूच इंडेक्स भी बोला जाता है, इसको हूवर इंडेक्स भी बोला जाता है। ये भी इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। ये भी वही देखता है कि टोटल टोटल जो इनकम है उसका कितना परसेंट हम लोग बांटेंगे ताकि इकोनॉमी में इक्वालिटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कि मान लीजिए कोई एरिया है, कोई कंट्री है जहाँ पे 100 करोड़ लोग इकोनॉमी उसका है, और 100 जो है लोग उसमें 100 पीपल हैं। ठीक है, अब 100 पीपल में से मान लीजिए 70% लोग ऐसे हैं जो 30 करोड़ कमा रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो 30% लोग ऐसे हैं जो टोटल मिला के 70 करोड़ कमा रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 70% पॉपुलेशन के पास 30 करोड़ पैसा है, और 30% पॉपुलेशन के पास 70 करोड़ पैसा है। इसका मतलब इनइक्वालिटी है। तो हूवर इंडेक्स हमको ये पता चलता है कि हम पैसा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना पैसा हम 70 करोड़ से निकाल के 30 करोड़ में डाल दें ताकि इनकम का इक्वालिटी हो जाए। तो उसको हूवर इंडेक्स हम लोग बोलते हैं। तो अगर हमको ज़्यादा पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या, वहाँ ज़्यादा इनइक्वालिटी है, मूल्य ज़्यादा मतलब असमानता ज़्यादा, लोअर वैल्यू मतलब असमानता कम। क्लियर है? तो इसी तरह से, इस तरह से ये भी निकलता है। तो हूवर इंडेक्स बताता है कि सभी व्यक्तियों को आय बराबर करने के लिए कुल आय का कितना प्रतिशत हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए ग्राफ सिंपल सा चीज़ है। इसके लिए भी 45 डिग्री का जो लाइन होगा परफेक्ट इक्वालिटी का लाइन होगा, और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोरेंज कर्व एंड द इक्वालिटी लाइन एट एनी पॉइंट इक्वल टू हूवर इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमने ग्राफ बनाया, ये परफेक्ट इक्वालिटी का लाइन है, और ये हूवर है, ये हमारा क्या है, लोरेंज कर्व है। ठीक है, सिंपल सिंपल। तो जब हम बोल रहा है, क्या बोल रहा था, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लोरेंज कर्व एंड इक्वालिटी पॉइंट, तो ये हमारा लोरेंज कर्व हुआ और ये हमारा इक्वालिटी का लाइन हुआ। तो इसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, सीधा डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, कोई भी कर्व है, जैसे ये कर्व है, हम मान लो निकालना चाह रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस, तो मान लो 2 पॉइंट है, एक 2 लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो वर्टिकल डिस्टेंस तो ये होगा। लेकिन मान लीजिए कोई लाइन है और कोई कर्व है, तो वर्टिकल डिस्टेंस किसको लोगे, तो जिस भी पॉइंट पे आपको चेक करना है, तो वहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करें, फिर उसके बाद इसको हम सीधा यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, इस तरह का वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस से फिर हूवर इंडेक्स आपको पता चल जाएगा। बस आपको मोटा मोटी समझना है कि हूवर इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट स्टेटस बात करेंगे इनकम इनइक्वालिटी का भारत में, कि भारत में क्या है, तो ये चेंज होते रहता है। तो यूएनडीपी जो है एक रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मानव विकास, इसको रिपोर्ट बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार इंडिया का जो गिनी कोफिशिएंट है वो 2010 से लेकर 21 तक अगर देखें तो घट के 0.357 हुआ, मतलब हमारा गिनी कोफिशिएंट घट रहा है, मतलब इंडिया थोड़ा इक्वालिटी की तरफ मूव कर रहा है, इनइक्वालिटी कम हो रहा है। क्लियर है? बस इतना ही समझना है। अगर अब डेवलप्ड कंट्री से विकसित देशों से कंपेयर अगर हम करेंगे तो इंडिया में अभी भी जो है उन देशों के कंपेयर में इनइक्वालिटी कम है। जैसे चाइना का देखिए, इंडिया का इनइक्वालिटी कितना है, 0.368 है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट जितना जीरो के नज़दीक होगा, जितना मतलब कम होगा, उतना हमारा इक्वालिटी होगा, इनइक्वालिटी कम होगा। तो चाइना में देखिए 0.382 है, मतलब इंडिया से ज़्यादा इनइक्वालिटी, असमानता है चाइना में आय के रूप में। यूएस में उससे ज़्यादा है, इसराइल में उससे ज़्यादा है, रसिया में जो है थोड़ा सा कम है। तो मतलब रसिया का इनइक्वालिटी जो है वो हमारा इंडिया से कम है, इसराइल का भी थोड़ा कम है, लेकिन चाइना और जो अमेरिका है उसमें ज़्यादा है, यूएसए में ज़्यादा है। तो ये याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ऊपर ऊपर थोड़ा पैटर्न को हमको समझना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में आता है, और ये साल दर साल आते रहता है नॉर्मल बेसिस पे। बस हमको याद ये रखना है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश करता है कौन, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो पेरिस का है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब पेरिस द्वारा इसको जो है पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इसने कुछ फाइंडिंग दिया, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में कुछ 2022 में कुछ
जब रिपोर्ट दिया तो उसमें कुछ उसका क्या निष्कर्ष निकाला, उसने निकाला कि जो मिडिल ईस्ट है, जो वेस्ट एशिया जिसको बोलते हैं, या जो नॉर्थ अफ्रीका है, ठीक है, तो नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट वो सबसे पूरे विश्व में सबसे जो है अनइक्वल रीजन है, सबसे जो है असमान क्षेत्र है। जहाँ पे 10% पॉपुलेशन के पास जो है, मतलब 58% पॉपुलेशन के पास, ठीक है, टॉप 10% जो पॉपुलेशन है, हाँ, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, उसके पास पैसा कितना है पूरे इकोनॉमी का, 58%। और सबसे इक्वल एरिया कौन सा है, यूरोप है, याद रहेगा। तो ये बस मोटा मोटा हमको समझना है, ठीक है। बाकी ये मेंस के लिए आप याद कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा पॉइंट। इंडिया के बारे में बोला गया है कि इंडिया के टॉप 10% जो अमीर हैं, उसके पास पूरे इंडिया का 57 रुपीज़ है, मतलब टॉप 10 लोगों के पास जो अमीर सबसे 10 लोग हैं, 10 लोग मतलब 100 का अगर बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 10% पॉपुलेशन के पास 57% इनकम है, राष्ट्रीय आय है। और बॉटम 50, नीचे के 50% के पास देखोगे तो उसके पास मात्र जो है 13% है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो ब्रिटिश जब इंडिया में रूल करता था, ब्रिटिश शासन जब था, तो उस समय जो हमारा इंडिया में इनकम का इनइक्वालिटी था, आय का असमानता था, ठीक है, वो अभी के तुलना में कम था। मतलब इंडिया में अभी जो इनकम का इनइक्वालिटी है, वो बहुत ही खराब है, ब्रिटिश शासन से भी अधिक खराब है, ठीक है। उस समय जो था 10% पॉपुलेशन के पास 50% इनकम था, लेकिन अभी कितना है, टॉप 10% का 57% है, क्लियर है। चलिए, उसके बाद ऑक्सफैम भी एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसका टाइटल था 2022 का, इनइक्वालिटी किल्स, ठीक है, असमानता जो है वो मार देता है या हत्या कर देता है, ठीक है। तो इसने रिपोर्ट में भी क्या क्या बोला वो इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा थोड़ा समझना है कि इन्होंने बोला कि कोविड-19 के कारण इनकम इनइक्वालिटी बढ़ा है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 हुआ तो फैक्ट्रियाँ क्लोज हो गई, मजदूर जो है अपने घर आ गए, ठीक है, लोगों का रोजगार चला गया, तो सबसे पहले किसको इम्पैक्ट पड़ेगा, गरीब को ही, अमीर को उतना नहीं करेगा। फिर लेकिन जैसे ही इकोनॉमी खुला तो गरीब का उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, लेकिन जो अमीर है फटाफट उनको जो अपना फैक्ट्री खोला, सामान बेचे एकदम औना पौना दाम पे, हाई रेट पे, तो उनका जो वर्ल्ड का टॉप 10 जो अमीर लोग हैं, उनका जो पैसा है वो इकोनॉमी पैंडेमिक के बाद, महामारी के बाद जो है वो बढ़ गया, कोविड-19 के बाद। लेकिन 99% जो ह्यूमैनिटी है, मानव है, वो गरीब हो गए, ठीक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी वही है, इंडिया का 84% पॉपुलेशन का जो इनकम है हाउस होल्ड का वो घटा। ये सब डेटा उतना इम्पोर्टेंट है, बस थोड़ा-थोड़ा समझना है। अगर मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, या किसी पॉइंट को अगर आपको ऐड करना है कि किस तरह से कोई पैंडेमिक, महामारी या कोई आपदा, डिज़ास्टर इम्पैक्ट करता है गरीब को ज़्यादा, अमीर को कम, तो वो आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। फिर नंबर ऑफ इंडियन बिलियनियर्स, भारत के अरबपतियों की जो संख्या है वो बढ़ गई इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 100 से लगभग 150 के आसपास हो गई। वर्ल्ड का 3rd नंबर पे इंडिया आता है बिलियनियर का संख्या में, अरबपतियों की संख्या में। सबसे ज़्यादा अरबपति चाइना में है, उसके बाद अमेरिका में है, उसके बाद जो है इंडिया में, ठीक है। 2020 तक 4.6 करोड़ इंडियन जो है वो बोला जाता है कि अत्यधिक गरीबी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी में ढकेल गए, चले गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करेंगे कि इनकम जो इनइक्वालिटी है दोस्तों, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, क्या है उसका इम्पैक्ट हमारा पड़ता है, क्या उसका जो है नुकसान होता है, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकम गैप बढ़ जाएगा, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है बढ़ जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा, तो रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, ठीक है। तो ये मैडम जी गरीब है तो देखो गरीब हो गए, खाई बन जा रहा है, ये गरीब बच्चा है, ये अमीर में, ठीक है ना। फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है, कोई उद्योगपति, एक उद्योगपति का वर्ग क्लास रहेगा और एक मजदूर का क्लास रहेगा, तो उनके बीच में संघर्ष भी होगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीति का स्थिरता भी आ सकता है, क्योंकि लोगों में असंतोष होगा, लोग देखेंगे भाई हाँ, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, हमारे पास खाने का पैसा ही नहीं, गरीब सोचेगा। तो पॉलिटिकल, तो सरकार भी स्टेबल नहीं रहेगा, गिर सकता है, जैसे आप देखिए श्रीलंका में क्या हाल हुआ, ठीक है, जिम्बाब्वे में क्या हाल हुआ, बांग्लादेश में क्या हाल हुआ। तो कहीं न कहीं महँगाई जो है बहुत बड़ा कारण होता है सरकार को गिरने का। जैसे कांग्रेस का गवर्नमेंट 2014 में क्यों गिर गई? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसपे करप्शन लगा था और महँगाई बहुत तेज़ी से बढ़ा था, ठीक है? तो और इनकम इनइक्वालिटी क्या होगा? तो गरीब और ज़्यादा गरीब होगा तो गरीबी में बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगा और समाज में अशांति भी वृद्धि होगा, ठीक है? फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि देखो जब मैक्सिमम लोगों का पै के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा, तो लोग वो चीज़ों का डिमांड नहीं करेंगे, माँग नहीं होगा, और माँग नहीं होगा कोई भी इकोनॉमी में, तो क्या होगा? उसका ग्रोथ होगा? नहीं होगा। इसलिए देखिए कोई भी इकोनॉमी में जहाँ जो अनइक्वल होता है, ठीक है? तो वहाँ पे उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, और होगा भी तो शॉर्ट टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए
कि सरकार जो है इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए क्या-क्या कर रहा है। तो जिस कारण से हमारा असमानता हो रहा था, क्या-क्या था इनइक्वालिटी के लिए? हमने देखा एसेट जो है, परिसंपत्ति है वो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, पब्लिक और लोगों के पास नहीं है, बहुत लोगों के पास। फिर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर लेके आ रहा है वो शहर में। फिर हमने देखा था कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण हो रहा है। तो ये सब देखे थे ना, बस उसी को आपको दूर कर दीजिए। मतलब गरीब के हाथ में आप पैसा दे दो, अमीर से पैसा लो, गरीब के हाथ में दे दो, ठीक है? उनके हाथ में संपत्ति दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, तो यही सब है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमको इनइक्वालिटी को कम करना है, तो ये बताइए पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, वो किस में डिपेंडेंट है? वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है? और छोटे-छोटे इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, राइट? तो अगर मान लीजिए हम अगर चाहते हैं कि उनका इनकम को बढ़ाना, तो हमको भूमि सुधार करना पड़ेगा कि नहीं? लैंड रिफॉर्म, ठीक है? ज़मींदारी सिस्टम को हटाना, ये सब इंटरमीडियरी को हटाना, ठीक है? लैंड कंसोलिडेशन करना, कोऑपरेटिव फार्मिंग करना, कॉर्पोरेट फार्मिंग करना, लैंड लीजिंग करना, ये सब करना पड़ेगा। हम लोग डिटेल में भी आगे लैंड रिफॉर्म के टॉपिक में देखेंगे उसको, ठीक है? तो भूमि सुधार करना पड़ेगा। तो भूमि सुधार करने से क्या होगा? इंडस्ट्री लगाना आसान हो जाएगा। तो देखो, कोई भी इंडस्ट्री इसलिए भी कहीं पे नहीं लगता है, जैसे बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता है? क्योंकि लैंड रिफॉर्म नहीं है, वहाँ पे ज़मीन जो है छोटा-छोटा है, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में एग्रीकल्चर मतलब इंडस्ट्री में, और भी बहुत सारे कारण हैं, पॉलिटिकल कारण, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब है। लैंड रिफॉर्म भी, भूमि सुधार भी बहुत बड़ा कारण है। भूमि सुधार अगर कहीं होगा, जैसे देखो भूमि सुधार जो हुआ है वो केरला में अच्छे से हुआ है, बंगाल में अच्छा हुआ है, उसके उसके बाद साउथ में ज़्यादा हुआ है। तो देखो साउथ का डेवलपमेंट आप देखिएगा तो बिहार की तुलना में ज़्यादा है कि नहीं है? तो ये चीज़ है। उसी तरह से सामान जो मतलब जो मोनोपोली हो जाता है, एक चीज़ पे नियंत्रण होता है, किसी भी चीज़ में जब मोनोपोली हो जाएगा, तो आप देखिए उसका महँगाई बढ़ जाएगा। देखो शुरू में क्या था, जियो जो था वो सस्ता था, तो जिसके जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है जियो पे सब स्विच करने लगे। तो जिसके कारण बाकी जो कंपनी थी, एयरटेल थी, आइडिया थी, वोडाफ़ोन थी, वो धीरे-धीरे क्या हो गया, उसका मार्केट कम हो गया। तो धीरे-धीरे जियो ने क्या किया, पूरे मोनोपोली कर लिया पूरे इकोनॉमी में, ठीक है? आप देखो अब जियो का जो हमारा 4G है, 5G है, उसका डेटा पैक वो बढ़ रहा है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा स्विच करके आप एयरटेल या फिर वोडाफ़ोन या इसमें जाने का, क्यों? क्योंकि उनका सर्विस फिर खराब हो गया है, क्योंकि उनके पास मार्केट में उतना ज़्यादा उनको कस्टमर्स नहीं है, तो वो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी मोनोपोली होता है, तो लॉन्ग टर्म में वो पब्लिक को इम्पैक्ट पड़ेगा। अमीर उससे और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, ठीक है? तो सरकार क्या करता है, जो एकाधिकार है, जो मोनोपोली, उस पे कंट्रोल करता है। उसके लिए सरकार के पास एमआरटीपी एक्ट है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था, पहले था। बाद में इसको कॉम्पिटिशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा कानून से रिप्लेस किया गया। तो जो हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट है, वो मोनोपोली को कंट्रोल करता है, एकाधिकार को नियंत्रण करता है। कैसे करता है कि जब भी मान लीजिए कोई कंपनी है, छोटे-छोटे कंपनी को अधिग्रहण करेगी, एक्वायर करेगी, तो वो फिर अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को अपना बारे में बताएगी, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है परमिशन देता है, भाई देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। किस आधार पे? ये देखता है कि भाई अगर ये कर लेगा, तो क्या मार्केट में इसका मोनोपोली हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा? तो अगर होगा तो उसको फिर रेगुलेट करता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद है, लोगों के हाथ में अगर आप रोज़गार दे दीजिए, तो इनकम होगा तो इनकम इनइक्वालिटी कम होगा। तो एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे मनरेगा हो गया, ठीक है? तो ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना हो गया, ठीक है? तो वो सारा चीज़ है। फिर नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है? प्रगतिशील कर, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट उससे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स का रेट को बढ़ाओ, गरीब से कम टैक्स लो, अमीर से ज़्यादा टैक्स लो, ठीक है? जिससे क्या होगा, अमीर के पास पैसा जो है वो थोड़ा कट के गरीब के पास जाएगा, तो इनकम इनइक्वालिटी जो होगा, आय का असमानता कम होगा। उसी तरह से इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड गुड जॉब्स, लोगों को एजुकेट करो, उनको स्किल दो, उनका पोषण का ध्यान रखो, तो उनको क्या होगा, पढ़े लिखेंगे, जो रोज़गार होगा, हाथ में पैसा जाएगा, तो फिर जो है वो इनकम का इनइक्वालिटी होगा वो कम होगा दोस्तों, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है? जैसे सुपर जो रिच, जो बहुत अमीर है, उस पे आप टैक्स लीजिए। अभी इंडिया में वेल्थ जो टैक्स है, संपत्ति कर है, या जो इनहेरिटेंस टैक्स है, उसको खत्म कर दिया गया। तो अगर और इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, जैसे कि आपके दादा का कोई प्रॉपर्टी था, वो आपके पापा को मिला, फिर आपको मिलेगा, ठीक है? मतलब बेटा-बेटी दोनों को बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस में आपको मिल रहा है, तो पहले उस पे टैक्स लगता था, ठीक है? या फिर आपका वेल्थ पे टैक्स लगता है, लेकिन सरकार ने अब हटा दिया। तो अगर हम इसको दोबारा से टैक्स ले आएँगे, विरासत कर या संपत्ति कर, तो क्या होगा, जो सुपर रिच होंगे, जो अमीर होंगे, उस पे टैक्स ये सब लगेगा, ठीक है? क्योंकि वेल्थ या इनहेरिटेंस किसके पास होता है? जनरली अमीर के पास होता है। तो अगर हम सुपर रिच को टैक्स लगाएँगे, तो उनके पास पैसा कम बचेगा और वो पैसा
डिस्ट्रीब्यूट होकर पुनः वितरण होकर किधर जाएगा, गरीब के पास जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ हम करेंगे, समावेशी विकास करेंगे। कैसे करेंगे समावेशी विकास? समावेशी विकास के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले देखा था। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, समाज में सभी वर्गों का, सभी सेक्शंस का, समाज के सभी क्षेत्र का, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, या समाज में अलग अलग जो लोग हैं, महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, हैंडीकैप्ड है, पीडब्ल्यूडी है, कोई भी हो, ठीक है, या फिर वो ट्राइबल्स हो, या फिर रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, सारा चीज़ को ध्यान रखना, उसको हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं, समावेशी विकास बोलते हैं। ठीक है, उस समावेशी विकास को, इंक्लूसिव ग्रोथ को और भी अब डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारा इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ होता है, ठीक है, जो भी जैसे जीडीपी बढ़ा तो उसका बेनिफिट जो उसको मिला, उसको जो लाभ मिला, सिर्फ एक सेक्शन को नहीं मिले, सिर्फ इसको नहीं मिल जाए, ठीक है, इसको भी बेनिफिट मिले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्स का, जीडीपी का। ठीक है, ठीक, तो उससे क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, समावेशी विकास होता है। ठीक है, तो अगर हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर को लेके आएंगे, श्रम आधारित क्षेत्र पे फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, जो सामाजिक सुरक्षा योजना लेके आएंगे, पेंशन योजना, प्रोविडेंट फंड का, इंश्योरेंस स्कीम, तो उसके कारण क्या होगा, ये गरीबों को, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको फोकस करेगा, उनका जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे इनक्वलिटी जो होगा, आएगा, समानता जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? साथ ही साथ सरकार जो भी पॉलिसी बना रही है, जो भी स्कीम में पैसा डाल रही है, ठीक है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होने से क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ने से क्या होगा, उसका जो जवाबदेही बढ़ता है। जैसे कि मान लो मनरेगा के तहत सरकार पैसा दे रही है, ठीक है, 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोगों के लिए सरकार ने कुछ पैसा दिया, लेकिन इसमें से 90 लोगों को ही, या 97 लोगों को ही पैसा मिला, ठीक है, 3 लोगों को नहीं मिला, या पैसा मिला तो डिले से मिला। तो अगर आरटीआई एक्ट में उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, या बाकी चीज़ों में अगर हमारा जो प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, या जो गवर्नमेंट होगा, ठीक है, वो उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी आएगा, पारदर्शिता आएगा, ठीक है, तो जो करप्शन का मैटर होगा वो कम होगा। ठीक है, उन लोगों को वो बेनिफिट मिल पाएगा जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, जिसके लिए वो दक्ष हैं, है ना, या योग्य हैं। और प्लस हम अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, वित्तीय समावेशन करेंगे, तो गरीबों का वित्तीय समावेशन करेंगे, तो वो उनको लोन वोन लेना आसान हो जाएगा, वो अपना पैसा जो बचेगा वो बैंक में डाल सकते हैं, उन पर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उनको जो है मनी लेंडर पे, साहूकार पे, बनिया पे, उन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है, जो इनफॉर्मल लैंडिंग होता है, अनौपचारिक जो ऋण लिया जाता है साहूकार से, बनिया से, बाकी लोगों से, बैंक बैंक से नहीं, नॉन बैंक से, नॉन बैंक भी नहीं बोलेंगे हम लोग, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से, अनौपचारिक क्षेत्र से, तो वो भी बहुत बड़ा कारण होता है। अब देखिए, पहले ज़माना में आप याद कीजिए कि अंग्रेज के समय में, या अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि जो गरीब गरीब होते हैं, आप देखेंगे वो सूद ब्याज पे पैसा लेता है, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर से, और वो पैसा दे ही नहीं पाता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो लोग लेते हैं कि उसका पूरा जीवन बीत जाता है पैसा देने में, और उसका बच्चा भी को भी देना पड़ता है, तो गरीब का बेचारा गरीब ही रह जाता है। तो जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, वित्तीय समावेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसे इनकम इनइक्वलिटी जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो ये हमारा इनइक्वलिटी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, भारत में बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो, हम लोग जो फोटो आपको यूज कर रहे हैं, इमेज, आप उसे देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग जो है वो आपको अच्छा भी लग रहा होगा, रिलैक्स भी रह रहा होगा, और आपको चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ रही होगी। और ये जो हम आपको पीडीएफ बनाए हैं जो बाइलिंगुअल है, ये हम, मुझे लग रहा है कि अगर हम अलग अलग देंगे, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, तो उससे दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो दोनों भाषा को समझते हैं, लगभग 70-80% ऐसे बच्चे हैं जो जिनको हिंदी भी आता है और इंग्लिश भी आता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये बाइलिंगुअल उसमें दिया है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो अनएम्प्लॉयड है, वो बेरोजगार है ना, लगभग लोग यूज करते हैं, कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे वैसे। तो बेरोजगारी का क्या मतलब होता है, बताइए? इनइक्वलिटी हम लोग देख लिए। बेरोजगारी दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है, ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन जिसमें पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, वो काम करना चाह रहा है और काम करने के लिए सक्षम भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। काम वो ढूंढ रहा है, काम करना भी चाह रहा है और सक्षम भी है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, वो जो है बेरोजगारी में आता है। ठीक है, उस व्यक्ति को बेरोजगार बोलेंगे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर बारे में बात करेंगे, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास एबिलिटी है, क्षमता है,
ठीक? और वो काम करना चाह भी रहा है, इच्छा भी है, ठीक है? और वर्किंग एज का भी है, वर्किंग एज मतलब 15 टू जनरली 65 का एज लेते हैं या 60 एज का लेते हैं, काम करना भी चाह रहा है, वर्किंग एज का भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, जिस रेट पे वो काम करना चाह रही है करंट वेज रेट पे नहीं मिल रहा है। तो जिसके पास काम करने की क्षमता और इच्छा है लेकिन वो वर्तमान वेतन दर पे काम नहीं पा रहा है, तो वह बेरोजगार कहलाता है और इस चीज़ को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बेरोजगार। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। ठीक है? तो बेरोजगारी का क्या भी फीचर है, विशेषता क्या है कि ये परमानेंट नहीं होता है, मतलब अस्थायी नहीं होता है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति ज़िंदगी भर बेरोजगार ही रह जाएगा, बहुत रेयर होगा, ठीक है? परमानेंट नहीं होता है और ये सिर्फ़ एबल बॉडी पर्सन पे ही अप्लाई होगा। एबल बॉडी मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है या फिर कोई व्यक्ति का जो है शरीर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं, काम करने का उसमें क्षमता होना चाहिए, ठीक है? और काम करने का इच्छा भी होना चाहिए। दोनों चीज़ हम लोग चेक करते हैं। तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो सक्षम होना चाहिए, 15 टू 60 एज का होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ है। तो एबिलिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता हो और विलिंगनेस टू वर्क, काम करने, मान लिया आपको काम करने का क्षमता है, लेकिन आपको जॉब नहीं चाहिए, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएँगे। जैसे देखिए, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? मार्केट में जॉब अवेलेबल है, लेकिन आपको यूपीएससी का जॉब चाहिए, तो आपको बेरोज़गार हम लोग अगर यूपीएससी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो बेरोज़गार बोलेंगे। लेकिन आपको बेरोज़गार यूपीएससी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो आपको बेरोज़गार बोलेंगे, क्योंकि आप जो है काम काम आप में एबिलिटी है, आप चाहते भी यूपीएससी में जॉब करना, मतलब आईएएस, आईपीएस और सेंट्रल सर्विस में जाना, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करेंगे कि मान लीजिए वो यूपीएससी को हटा दीजिए, बाकी जॉब के लिए अगर देखें, तो आप जो है अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएँगे, क्योंकि आप उसमें क्षमता आप में है काम करने का। आप एक इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं, डॉक्टर के रूप में कर सकते हैं, टीचर के रूप में कर सकते हैं। लेकिन आप टीचिंग लाइन में, डॉक्टर के लाइन में, मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में जॉब नहीं करना चाहते, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट उसको हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका विलिंगनेस नहीं है, आपका इच्छा नहीं है बाकी जॉब करने का, ठीक है? अब देखिए कि क्या कारण है भारत में बेरोज़गारी होने का? सिंपल बात है, भारत में बेरोज़गारी होने का क्या कारण है? पहला तो वही है, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धीमा आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक का ग्रोथ का बात नहीं करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी बात करते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीज़ों को ये मेजर करता है, ठीक है? तो अगर किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा से नहीं होगा, तो उसका जो बेनिफिट है वो सब लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है? मान लीजिए कहीं पे इंडस्ट्री लग ही नहीं रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक? कहीं फैक्ट्री नहीं लग रहा है, तो लोग रोज़गार होगा क्या? नहीं मिलेगा। उसी तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या में विस्फोट होना, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ना दोस्तों। अब देखो, रिसोर्स जो होता है लिमिटेड होता है, कोई भी सरकार या कोई भी प्राइवेट संस्था या कोई भी जो उद्योगपति है, कितने लोगों को रोज़गार देगा? वो लिमिटेड है। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेरोज़गार रह जाएँगे, ठीक है? तो ये भी कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसलिए आप देखिए, जो कंट्री बहुत ज़्यादा, जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है या नॉर्मल है, तो वहाँ देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। जैसे जापान-वापान में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, ठीक है? हम बोल रहे हैं कि बेरोज़गारी होने का, अनएम्प्लॉयमेंट होने का सिर्फ़ एक कारण नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कारण। उसमें से एक फैक्टर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है? फिर है इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, अगर शिक्षा प्रणाली ही नहीं होगा, तो लोग आपको रोज़गार पे रखेगा? नहीं रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उसको फैक्ट्री से प्रोडक्शन करना है और आपके पास नॉलेज ही नहीं है, उसके पास स्किल ही नहीं है, ठीक है? कि आप अपना खुद से भी रोज़गार कर पाएँ या किसी फैक्ट्री में काम कर पाएँ। नॉलेज और स्किल का अभाव होना भी जो है, या एजुकेशन सिस्टम तो एक हो गया, इम्प्रॉपर हमारा शिक्षा प्रणाली ही खराब होने के कारण। आप देखिए भारत में अभी धीरे-धीरे एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है। नहीं तो देखिए, अभी एसर का रिपोर्ट आता है, एसर का रिपोर्ट वो क्या बोलता है कि क्लास 5th का जो बच्चा है वो 2nd क्लास का बच्चा का मैथ नहीं बना पा रहा है, ठीक है? तो एजुकेशन सिस्टम खराब है, ठीक है? अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली, फिर मिसमैच बिटवीन द रिक्वायर्ड स्किल एंड अवेलेबल स्किल, मतलब जो कौशल फैक्ट्री को चाहिए और जो कौशल आपके पास है, दोनों में मिसमैच है, दोनों में क्या है, बहुत अंतर है। बहुत सारा रिपोर्ट आता है, जैसे आईबीएम का रिपोर्ट आता है, ठीक है? नास्कॉम का रिपोर्ट आता है, वो ये बोलता है कि इंडिया में लगभग 30 टू 40% जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो उनके पास रिक्वायर्ड स्किल है, 70% के पास तो कौशल है ही नहीं जो फैक्ट्री में ज़रूरत होता है, ठीक है? तो इंडिया में बहुत बड़ा कारण है कौशल, जो आवश्यक कौशल जो ज़रूरत होता है जॉब के लिए और जो उपलब्ध कौशल, जो कौशल लोगों के पास है, दोनों में गैप है। तो कोई कंपनी क्यों रखेगा आपको, मतलब अनस्किल्ड लोगों को क्यों रखेगा नौकरी पे? ठीक है? क्योंकि तो भाई उसको प्रॉफ़िट कमाना है।
हालाँकि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो ट्रेनिंग दे के स्किल दिया जा सकता है, लेकिन ट्रेनिंग का भी तो खर्चा कंपनी को उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए आप देखिए अगर अपने अगल-बगल बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएँगे ग्रेजुएट्स जो इंजीनियर हैं या इंजीनियर ही जनरली या फिर टीचर-वीचर हैं, वो उनका क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा है, एमए है, ये है, लेकिन उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है, जिसके कारण वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है? और कुछ मतलब छोटा-मोटा या फिर कुछ वो काम कर रहे हैं जो उनके स्किल के बहुत नीचे वाला है, ठीक है? जितना पढ़ाई किए उससे नीचे का है। फिर लिमिटेड इफ़ेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग, सरकार का जो योजना है, चाहे वो मेक इन इंडिया को लेके हो या फिर डिजिटल इंडिया को लेके हो या फिर जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग को लेके था या गरीबी हटाओ को लेके या बहुत सारा इस तरह के प्रोग्राम मनरेगा को लेके, उतना ज़्यादा वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो सरकारी योजनाओं का सीमित प्रभाव जिसके कारण बेरोज़गारी जो है, अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समस्या जो है वो बना हुआ है, राक्षस जैसा मुँह फाड़ के बैठा हुआ है खाने के लिए, ठीक है? अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉय। अंडर मतलब क्या होता है? नीचे, जैसे अंडर वियर मतलब जो अंदर का वस्त्र होता है। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के नीचे मतलब कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है? आप बेरोज़गार नहीं कहला रहे हैं, लेकिन आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कराएँगे अधो-रोज़गारी। अधो मतलब होता है नीचे, कि आप हैं वो आपके पास स्किल जो है ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, लेकिन इकोनॉमी में आपके स्किल नॉलेज का के लिए उतना काम अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण आपको जो है वो काम करना पड़ रहा है जो आपका नॉलेज और स्किल को मैच नहीं कर पा रहा है। तो व्हेन पर्सन्स आर एम्प्लॉयड बिलो देयर नॉलेज और स्किल लेवल इट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब व्यक्ति अपनी शिक्षा या कौशल स्तर से कम स्तर के काम में लगा हो, तो उसको हम लोग अधो रोज़गारी बोलते हैं। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है विज़िबल जो आपको दिख रहा है और एक होता है इनविजिबल जो आपको नहीं दिख रहा है। बस इतना ही समझना है। अब हम देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उससे जुड़ा कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ अवधारणा, ठीक है? तो पहला है लेबर सप्लाई। किसको दोस्तों हम लोग लेबर सप्लाई बोलते हैं? श्रम आपूर्ति बोलते हैं। तो ये आप फ़ोटो देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। लेबर सप्लाई का मतलब ये है कि जितना भी उस इकोनॉमी में अलग-अलग वेज रेट पे जितना लोग काम कर रहे हैं, कितना घंटा काम कर रहे हैं या कितना दिन काम कर रहे हैं, सबको जब जोड़ दीजिएगा, तो उतना हम लोग बोलते हैं लेबर सप्लाई, श्रम आपूर्ति, ठीक है? तो इट रिफर्स टू द सप्लाई ऑफ लेबर इन मैन डेज। हम लोग निकालते हैं मैन डेज में कि कितना व्यक्ति कितना घंटा काम किया, टोटल जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमी में 5 लोग हैं, ये काम कर रहा है 10 घंटा, ये 6 घंटा काम कर रहा है, पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है 3 घंटा, चौथा व्यक्ति काम कर रहा है 4 घंटा, ठीक है? तो तीसरा व्यक्ति काम कर रहा है 5 घंटा। तो ऐसे करके जितने भी लोग जितना घंटा-घंटा काम कर रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है? तो उसको हम लोग बोल देंगे लेबर सप्लाई और इसको जनरली हम लोग मैन डे में निकालते हैं। 1 मैन डे बराबर 8 घंटे का काम होता है। तो कितना घंटा 8 घंटे का काम हुआ है, उतना मैन डेज कितना हुआ है, उसी को हम लोग लेबर सप्लाई बोलते हैं। इट रिफर्स टू द सप्लाई ऑफ लेबर इन मैन डेज में निकालते हैं दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर। और वर्कर विलिंग टू ऑफर मतलब वर्कर काम करने का इच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं, लेकिन विलिंग है कि हाँ भाई इतना घंटा हम काम कर लेंगे, जो वेज रेट है, अलग-अलग वेज रेट है मज़दूरी पे। तो यह उन मैन डेज में मापी जाती है जो श्रमिक विभिन्न वेतन दरों पर उपलब्ध कराते हैं। लेबर सप्लाई इज़ ऑलवेज़ रिलेटेड टू वेज रेट। जितना ज़्यादा मज़दूरी आप दीजिएगा, उतना ज़्यादा लोग जितना घंटा ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे, अधिक घंटा, अधिक आवर्स। तो श्रम आपूर्ति वेतन दर से संबंधित होती है। सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज, तो लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा वेज रेट पे। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट हो, लेकिन लेबर सप्लाई घट बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए 10 मजदूर हैं, ठीक है ना? 10 मजदूर हैं, वेज रेट जो है वो बढ़ेगा, तो वेज रेट बढ़ेगा तो जो हमारा लेबर का सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग काम करेंगे ज़्यादा घंटा। अगर वेज रेट आप कम कर दीजिए, वेतन का मजदूरी दर कम कर दीजिएगा, तो कम लोग काम करेंगे। तो हालांकि लेबर नंबर ऑफ लेबर श्रम जो है वो मजदूर जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन लेबर सप्लाई हमारा घट बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेज रेट, डिपेंडिंग ऑन द मजदूरी दर, ठीक है? तो हम लोग मैन डेज में इसको निकालते हैं और जनरली नॉर्मली सामान्यतः 1 मैन डे में 8 घंटे का काम होता है। तो मान लीजिए टोटल निकाला आपने 20 घंटा काम जो है मज़दूर करना चाहते हैं, तो 20 घंटा बराबर कितना होगा? 20/8 मैन डे। मान लीजिए 24 आवर टोटल मज़दूर काम करना चाहते हैं 24 घंटा, तो मैन डे कितना निकलेगा? 3 मैन डेज, ठीक है? तो इस तरह से, तो 1 मैन डे बराबर 8 घंटे का काम होता है। लेबर सप्लाई आपको समझ में आ गया? लेबर सप्लाई का क्या मतलब हुआ? वर्कर्स विलिंग टू वर्क एट वेज रेट। तो मज़दूरी दर पे वर्कर जो काम करना इच्छा चाहते हैं,
तो टोटल आप जितना घंटा वो काम करना चाह रहा है उसको हम बोल देंगे लेबर सप्लाई, श्रम आपूर्ति। उसके बाद है लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स आप देखिए ये बड़ा वाला जो सर्कल है, ठीक है, चक्र है, वो है आपका लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स आपका क्या मतलब हुआ? लेबर फोर्स का मतलब है कि जो लोग काम करना चाह रहा है, ठीक है, काम करना चाह रहा है या फिर काम एक्चुअली कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में काम कर ही रहा है, ठीक है। बस हमको ये देखते हैं लेबर फोर्स में कि वो व्यक्ति काम करने का इच्छा है या नहीं। अगर काम करने का इच्छा है तो वो लेबर फोर्स में शामिल होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग या विलिंग टू वर्क, वे सभी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं या फिर काम करने के इच्छुक है, काम नहीं मिल रहा है लेकिन काम करने का इच्छुक है, विलिंग है। तो लेबर फोर्स में दोनों आता है, इसमें वर्क फोर्स भी आता है। वर्क फोर्स का मतलब होता है जो एक्चुअली में काम कर रहा है, और ठीक है, इसके अलावा और भी लोग जो काम नहीं कर रहा है। तो लेबर फोर्स का मतलब तो वर्क फोर्स तो होगा ही जो एक्चुअली में काम कर रहा है, बाकी ये भी होगा जो काम करना चाह रहा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो काम कर रहा है वो वर्क फोर्स कहलाता है, और जो काम करना चाह रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है वो हो गया वर्क फोर्स, प्लस ये वाला जो काम करना चाह रहा है नहीं मिल रहा है, दोनों को मिला दोगे तो लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स जो है नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, तो वेतन दर पे ये निर्भर नहीं करता है लेबर फोर्स, याद रखिएगा। ये किस में लेबर फोर्स किस में नापा जाता है? ये नंबर ऑफ पर्सन में नापा जाता है, मैंडेज में। हमने देखा कि लेबर जो देखो श्रम बल में सिर्फ नंबर देख रहे हैं किसका? मजदूर का। तो ये मजदूर का जब नंबर देख रहे हैं तो ये तन वेज रेट से रिलेटेड नहीं होगा, मजदूरी दर से। मजदूरी दर से रिलेटेड क्या है? लेबर सप्लाई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, लेबर फोर्स को हम लोग नंबर में नाप रहे हैं, किसका? पर्सन का नंबर में। और लेबर सप्लाई को किस में नापते हैं? मैंडेज में, याद रहेगा, ठीक है। तो वर्क फोर्स कौन होगा? वर्क फोर्स मतलब जो एक्चुअली में काम कर रहा है। तो वर्क फोर्स मतलब कार्यबल बोलते हैं, रिफर्स टू पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग। केवल वे व्यक्ति आते हैं जो वास्तव में काम कर रहा है, वही श्रम जो हमारा कार्यबल में आता है, ठीक है, याद रहेगा। इट डज नॉट इंक्लूड द पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क। तो इसमें वो लोग नहीं आते जो काम करना का इच्छा कर रहा है लेकिन काम एक्चुअली नहीं कर रहा है। वर्क फोर्स में हमारा वही लोग आएगा जो काम कर रहा है, ठीक है। आगे समय तो वर्क फोर्स में कौन होगा? डज नॉट इंक्लूड द पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क। जो काम करना नहीं चाह रहा है या काम नहीं कर रहा है वो इसमें वर्क फोर्स में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? लेबर फोर्स में। जब वर्क फोर्स को जोड़ देंगे वो व्यक्ति तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लेबर फोर्स। जैसे कि वर्क फोर्स में मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, या काम करना नहीं चाह रहा है तो लेबर फोर्स में आएगा या नहीं? जो काम करना चाह रहा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है वो लेबर फोर्स में आ जाएगा। लेकिन कोई भिखारी है मान लो, ठीक है, कोई थीफ है, चोर है, या फिर गैम्बलर है, जुआरी है, तो ये काम थोड़ी कर रहा है भिखारी का, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग वर्कर नहीं बोलते हैं, वर्क फोर्स में वो नहीं आते हैं। तो याद रखना, भिखारी हो, चोर हो या जुआरी हो, वो जो है वर्कर कार्यबल या श्रम बल में नहीं आता है। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, कितने लोग जो है वो बेरोजगार है, वो कैसे निकलता है? तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा? लेबर फोर्स, लेबर फोर्स हो गया माइनस वर्क फोर्स, ठीक है। लेबर फोर्स में जो वर्क फोर्स मतलब क्या? जो एक्चुअली में काम कर रहा है। लेबर फोर्स, और ये क्या हो गया कि जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है लेकिन काम करना चाह रहे हैं। तो जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है, काम करना चाह रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड। तो वो कैसे निकला? लेबर फोर्स में जब वर्क फोर्स को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इक्वल टू हो जाएगा बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, श्रम बल माइनस कार्यबल, ठीक है। अगर आपको निकालना है बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो आपने बेरोजगार तो निकाल लिया, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, उसको टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने निकाल लिया नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार निकाल लिया, उसको आप लेबर फोर्स से, टोटल ये लेबर फोर्स हो गया, उसे डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज में, ठीक है। फिर प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड की जनसंख्या में बेरोजगारों का प्रतिशत, तो बेरोजगार तो आप निकाल लीजिए और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तब आपको निकालेगा पूरे इकोनॉमी में कितना जो है बेरोजगार है जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। ये हम जो निकाल रहे हैं ये बेरोजगारी दर में हम लोग यहाँ याद रखिए पॉपुलेशन नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेबर फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बेरोजगार का प्रतिशत निकल, ये दर निकाल रहे हैं, बेरोजगारी दर उसको बोलते हैं, लेकिन जब हम जनसंख्या के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो यहाँ जनसंख्या लेंगे, ऊपर में वही होगा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जनसंख्या में बेरोजगार का प्रतिशत हो गया। फिर अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट, तो टोटल पॉपुलेशन में से कितना लेबर फोर्स है इनटू 100, तो
तो लेबर फोर्स निकल गया, टोटल हो गया, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमको आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल सहभागिता दर। ठीक है, फिर अगर आपको निकालना वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो आप क्या कीजिएगा, को वर्क फोर्स को डिवाइड कीजिए किससे, टोटल पॉपुलेशन से, तो आ जाएगा कार्यबल सहभागिता दर। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी अगर निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कितना जो है रोजगार का तीव्रता है, तो कैसे निकालिएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन निकाल लीजिए, कितने लोग नियोजित हैं नौकरी पे, पर लाख ऑफ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जो हमारा वास्तविक जीडीपी है कि 1 लाख के वास्तविक जीडीपी पे कितने लोग रोजगार दे रहे हैं, कहने का मतलब मान लीजिए इंडिया का जीडीपी 10 लाख है, ठीक है, और लोग जो है 5 लाख लोग को एम्प्लॉयमेंट ये दिया है, या 5,000 को, तो हम निकालेंगे 1 लाख जब हमारा था, ठीक है, जब हमारा 1 लाख था तो कितने लोग को रोजगार ये मिला, तो हम ये देखते हैं तो रियल जीडीपी के प्रति 1 लाख पर कितना व्यक्ति एम्प्लॉयड है, तो वो निकल जाएगा हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होगा, बेरोजगारी, और ट्रैप का क्या मतलब होता है, जाल, जाल क्या करता है दोस्तों, पकड़ लेता है, मकड़ी का जाला में फंस जाता है कीड़ा, ठीक है, तो उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप मतलब बेरोजगारी जाल, कहने का मतलब इट ऑकर्स व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क इज हायर देन द इनकम रिसीव, जब काम पर जाने का अवसर लागत मिलने वाले आय से ज़्यादा हो तो व्यक्ति काम नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आपका बिहार से गुजरात जा रहा है मजदूर के रूप में, ठीक है, और उसको मिल रहा है 10,000 रुपया महीना, ठीक, राइट, 1 महीना में, लेकिन वो व्यक्ति को गुजरात में रहने का खर्चा मान लो 1,000 रुपया है, मान लीजिए खाने का मान लो हर महीना खर्चा 2,000 रुपया है, बच्चा का एजुकेशन का जो खर्चा उर्चा सारा चीज़ मिला के मान लो उसके पास बच रहा है, हो जा रहा है, मान लीजिए लगभग 9,000 के आसपास उसका खर्चा हो रहा है, 9,000 के पास, और उसको सैलरी कितना मिल रहा था, लगभग 10,000, और खर्चा कितना हो जा रहा है, 9,000, साढ़े 9, 10,000, ठीक है, तो जब काम पे जाने के कारण उसका खर्चा ज़्यादा हो कि कितना पैसा उसको मिल रहा है उससे, तो व्यक्ति काम पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो बेरोजगारी के जाल में फंस जाएगा वो व्यक्ति, भले ही आप उसको, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अमेरिका में हम काम करते हैं और 10 लाख मिलता है महीना मान, लेकिन अमेरिका में खाने पीने का दुनियादारी का खर्चा देखिएगा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है अमेरिका में रहने का और कम पैसा वाला नौकरी करने का वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम करने का ज़्यादा हो कि जितना पैसा आपको मिल रहा है उससे, तो व्यक्ति काम नहीं करेगा, तो उसी को व्यक्ति क्या रह जाएगा, बेरोजगार, और उसके जाल में फंस जाएगा, तो उसी को बोलते हैं बेरोजगारी जाल। क्लियर हो गया, चलिए, तो जब काम पर जाने का अवसर लागत मिलने वाले आय से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं व्यक्ति, तब व्यक्ति काम नहीं करता, उसी को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भारत में बेरोजगारी मापने की विधियाँ। भारत में जो बेरोजगारी मापा जाता है वो कैसे मापा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कल कर लेंगे, है ना, 1 घंटा हो गया है, धीरे-धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे, आपको हड़बड़ाना नहीं है। यूपीएससी का जो डिमांड होता है वो होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, चीज़ों को समझते हुए अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और जल्दी-जल्दी हड़बड़ के चक्कर में नहीं रहना है, क्वालिटी पढ़ना है, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़िल्टर करके हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। आप खुद बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, और ये हमने जो नया इनिशिएटिव आपके लिए उठाया है कि हम थोड़ा इमेज के साथ पढ़ाएँगे, तो ये आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप एंगेजिंग है, पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर हम साथ में पी सिर्फ़ अगर हम पीडीएफ से पढ़ाएँगे, तो ये थोड़ा-सा एंगेजिंग उतना नहीं होता है, बस ये लगता है लाइन बाय लाइन उस टाइप का लग रहा है ना? लेकिन वही जब हम पिक्चर के थ्रू जब बता रहे हैं, तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अब ऐसे ही क्लास लेंगे या फिर किसी और तरीक़ा से, या पहले वाला ठीक था या अभी वाला ठीक है, वो बताइए। पहले का क्लास ठीक था या अभी जो हमने ये इमेज से आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है? ज़रूर बताइए, ठीक है? तभी हमको पता चलेगा, है ना? तो अपना ख़्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। कल मिलते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है दोनों आपको दे दे रहे हैं, ये वाला भी दे दे रहे हैं, ठीक है? और ये वाला भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। तब तक अपना ख़्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।